Hello friends, welcome back to Hindi explanation of latest Chinese drama The Long Ballad episode 19 and 20। सीन शुरू मिमी से होता है जो सूप लेकर मूजिन के पास जाती है। जब काफ़ी आवाज़ लगाने पर भी वो बाहर नहीं आता तब वो टेंट के अंदर जाके देखती है तो मूजिन ज़मीन पर बेहोश पड़ा होता है और उसका शरीर बुखार से तप रहा होता है। मिमी ठंडे वाइन से उसका शरीर को पोंछकर उसका बुखार उतारती है और रात भर उसका ख्याल रखती है। अगली सुबह जब मूजिन होश में आता है तो मिमी की केयर के लिए बहुत शुक्रगुजार होता है। हाउदू लियान को ढूंढते ढूंढते दोराहा पे आ पहुंचता है। वो आगे का रास्ता लियान का ताबीज़ को टॉस करके तय करता है जो एपिसोड 1 में लियान से गिर जाता है। हाउदू ने उसे अभी तक संभाल के रखा हुआ था। कुछ समय बीत जाने के बाद मूजिन मिमी के साथ योजू जाकर कबीले के लिए ज़रूरी सामान खरीद कर लाने के लिए सुन से परमिशन मांगने आता है। सुन उसे परमिशन दे देता है। बाद में मूजिन मिमी को उसके साथ चलने को बोलता है क्योंकि लड़कियां बार्गेन करने में अच्छी होती हैं तो उन्हें सामान सही रेट में मिल जाएगा। चंगा मिमी के लिए लियान जैसे रैबिट वाला पर्स सिलती है। वो पर्स बहुत बदसूरत होने के बाद भी मिमी उसे दिल से एक्सेप्ट करती है। चंगा उसमें अपने सारे पैसे डाल देती है जो उसने काउंसलर बन के कमाए थे ताकि उसे दूसरों से न मांगने पड़े, और उसे बताती है जब वो वहाँ पहुँचेगी तब मिड ऑटम फेस्टिवल चल रहा होगा। इस फेस्टिवल में सब अपने परिवार के साथ मिलकर मून केक्स खाते हैं और खूब सारी लालटेन जलाते हैं। ग्रासलैंड में मून केक्स नहीं मिलते इसलिए उसे योजू में उन्हें टेस्ट करना चाहिए। अगले सीन में लियान अब तक मिस चई से कारपेट्स और कपड़े बनाना सीख चुकी होती है। मिस चई उसके बनाए हुए कारपेट की तारीफ करती है। तभी वहाँ कुछ लेडीज आके बताती हैं कि उनको दिया हुआ ऑर्डर मैनेजर ने कैंसिल कर दिया है। लियान उन्हें आइडिया देती है कि उन्हें ये सारे प्रोडक्ट्स डायरेक्ट मार्केट में जाकर बेचने चाहिए। दूसरी तरफ आवदू एक होटल में आकर रुकता है। वो वहाँ वीशुयू को भी आता हुआ देखता है जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। वो उसे चंगन लौट जाने को बोलता है और बताता है कि प्रिंस क्वीन ने उसे सुपरवाइजर की पोस्ट में प्रमोट कर दिया है। वीशुयू को मन मारकर वापस लौटना पड़ता है। उसके जाने के बाद मैनेजर हु वहीं लियान के सिले हुए रुमाल की तारीफ करके उसे अगले शहर में बेचने की बात करते हैं। हाउदू को उस रुमाल को देखकर याद आता है कि लियान ने उसे बताया था कि उसके सिले हुए रैबिट बाकियों से अलग है क्योंकि उसके रैबिट की आंख लाल की जगह हरी है। वो तुरंत मैनेजर के पास जाकर उस रुमाल के बारे में पूछता है। थोड़े पैसे देने के बाद मैनेजर उसे फैक्ट्री का एड्रेस दे देता है। हाउदू वापस योजू के लिए मुड़ जाता है। मिस चई सभी लेडीज को बताती है गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है कि अगर कोई बॉर्डर पे रहने वाला साउथ की तरफ जाना चाहता है तो वो उनकी आर्मी के साथ जा सकता है। वो कई सारे शहरों से होकर गुजरेंगे। लियान भी लियोलैंड जाने का डिसाइड करती है। जाने से पहले वो और बाकी सारी लेडीज मार्केट में कपड़े बेचने जाती हैं। मूजिन और मिमी योजू पहुंच जाते हैं। शहर घूमते घूमते वो लियान के स्टोर में पहुंच जाते हैं। लियान उसे एक ड्रेस दिखाती है जो उसे पसंद आती है। लियान उसे कहती है आज मिड ऑटम फेस्टिवल है, अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई है तो आप अपने परिवार के लिए भी कुछ खरीद सकते हैं। मिमी को परिवार वाली बात पसंद नहीं आती क्योंकि वो अपनी फैमिली पहले ही खो चुकी थी और वो वहाँ से बिना कुछ खरीदे चली जाती है। आगे जाकर उसे एहसास होता है कि उसका पर्स गायब है। वो और मूजिन अलग अलग जाकर पर्स ढूंढने लगते हैं। मिमी लियान के पास आकर सेम पर्स देखती है और सोचती है उसने उसका पर्स चोरी किया है। लियान उसे वो ही ड्रेस फ्री में देना चाहती थी क्योंकि उसकी बातों से पहले मिमी को बुरा लग गया था, लेकिन मिमी कहती है उसने उसका पर्स चुराया है। तब लियान कहती है वो पर्स उसका है और उसमें जो पैसे हैं वो उसने एक एक कपड़ा बेचकर मेहनत से कमाए हैं। मिमी सबके सामने उस पर्स के बारे में बताने लगती है और बोलती है इस पर्स के अंदर एक रैबिट भी लिखा हुआ है। लियान कहती है तुम्हें ये सब कैसे पता है? सबको लगता है लियान ने ही उसका पर्स चोरी किया है। मिमी उसके हाथ से वो पर्स छीनती है और उसके सारे पैसे टेबल में रखकर पर्स लेकर चली जाती है। लियान अपने पैसों को रुमाल में बांधकर वापस जाने लगती है। उसे रास्ते में मिस चई मिलती है और वो उन्हें देखकर रोने लगती है। मिस चई उसे अपने साथ फैक्ट्री वापस लाती है और बोलती है कोई बात नहीं अगर तुम कपड़े नहीं बेच पाई। तब लियान कमाए हुए पैसे मिस चई को देती है। मिस उसकी कमाई देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसमें से उसे थोड़े पैसे देती है। लियान मिस के गले लग जाती है और बोलती है वो उन्हें कभी नहीं भूलेगी।
मूजिन मिमी को उसका पर्स लाके देता है और बोलता है ये उसने पिछले स्टॉल पर छोड़ दिया था। मिमी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लियान के स्टॉल पे वापस आती है, पर तब तक लियान वहाँ से जा चुकी थी। वो दोनों पर्स को देखती है जो बिल्कुल सेम होते हैं, बस एक नया होता है और एक थोड़ा पुराना सा। वो समझ जाती है कि ये दोनों चंगा ने ही सिले हैं और वो वहाँ से वापस लौटने लगते हैं। बाद में मिस आर्मी के साथ जाने वाली लेडीज को उनकी तनख्वाह देती है और उन्हें सिटी गेट तक छोड़ने आती है। वो लियान को पैक किया हुआ खाना देती हैं और उसे अपना ख्याल रखने को बोलती है। लियान उन्हें अब तक उसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया अदा करती है और अपने घर वापस जाने के सफ़र के लिए रवाना हो जाती है। जब तक मूजिन और मिमी सिटी गेट में पहुंचते हैं तब तक वो बंद हो चुका होता है। वो रात को साथ में मिलकर मून केक खाते हैं। मूजिन उसे बताता है कि पहले वो भी एक स्लेव था जिसकी जान बचपन में सुन ने बचाई थी। फिर वो ईगल डिवीज़न आ गया और वो उसका घर बन गया। वो उम्मीद करता है मिमी भी ईगल डिवीज़न को अपना परिवार समझे। मिमी उसकी बातों को सुनकर उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है। दूसरी तरफ सुन भी मिड ऑटम फेस्टिवल होने पर चंगा को एक गिफ्ट देता है और उम्मीद करता है वो ग्रासलैंड को अपना घर समझे। अगले दिन मिमी चंगा को दोनों पर्स दिखाती है और उसे सारा किस्सा बताती है। ये सुनकर कि लियान मार्केट में कपड़े बेच रही थी, चंगा समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और वो बिना सुन को बताए योजू के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ सुन को ग्रेट खान की तरफ से ऑर्डर मिले होते हैं और वो बोलता है अच्छा ये जो चंगा यहाँ नहीं है। हाउदू लियान को ढूंढते ढूंढते मिस चई की फैक्ट्री पहुंच जाता है। मिस चई और बाकी लेडीज को पता चलता है कि लियान सच में एक राजकुमारी है। वो उसे बताते हैं कि लियान कल ही लियोलैंग के लिए रवाना हो गई थी। हाउदू भी वहां से चला जाता है। चंगा भी योजू पहुंच जाती है। वो हाउदू को देखकर छिप जाती है और बाद में मिस चई की फैक्ट्री आती है। वो बताती है कि लियान जा चुकी है। तब उनकी नज़र लियान के पर्स पे पड़ती है और वो बोलती है इस पर्स के लिए लियान कल पूरा दिन भर रोई थी। रात को जब चंगा ग्रासलैंड वापस आती है तो वो देखती है कबीला बिल्कुल खाली था। सुन सारी आर्मी को लेकर जा चुका था। वो सुन के टेंट में जाकर सारे नक्शे देखने लगती है तो उसे समझ में आता है कि जिंजू शहर के गवर्नर ने ली शिमिन के खिलाफ बगावत कर दी थी, लेकिन आखिर में हारा गया। अब जिंजू को डिफेंड करने वाला कोई नहीं है और वहां के दरवाजे असाइल कबीले वालों के लिए खुल चुके हैं। एक बार जिंजू हथियार लेने के बाद असाइल कबीले के लिए चंगन में हमला करना बहुत आसान हो जाएगा। चंगा तुरंत सुन का पीछा करने को निकल जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस क्वीन को भी ये खबर मिल जाती है और वो अपने दुश्मनों से मिलने की पूरी तैयारी करके अपने सेना के साथ निकल जाते हैं। ली शिमिन बैटल नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि उससे सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को होता है। चंगा सुन पे सीक्रेटली नजर रख के उसकी आर्मी की स्ट्रेंथ जानकर चंगन संदेश भिजवाना चाहती थी, पर सुन उसे पकड़ देता है और बंदी बनाकर वापस ग्रासलैंड भेजने को कहता है। चंगा कहती है अगर वॉर शुरू होगी तो दोनों तरफ के लोगों को नुकसान पहुंचेगा। सुन बताता है ईगल डिवीजन के अलावा भी ग्रेट खान के पास हजारों सैन्य टुकड़ी हैं, इसलिए वो ये लड़ाई नहीं रोक सकती है। चंगा कहती है अगर तुमने टैंक को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे तुम जंग के मैदान में आमने सामने मिलने के लिए मजबूर मत करो। दूसरी तरफ लियान को वही बच्चा मिलता है जिसने उसका पर्स चोरी किया था। जब एक आदमी लियान से उसका ब्रेड छीन लेता है तो वो उसे पत्थर से मार के बेहोश कर देता है और लियान की हेल्प करता है। ग्रेट खान ने अपने मैसेंजर को टैंग डायनेसिटी के साथ नेगोशिएट करने भेजा होता है, लेकिन ली शिमिन को पता था कि वो वहां उनकी डिफेंस की पावर चेक करने के लिए आया है, इसलिए वो उसे हिरासत में ले लेते हैं। इससे यंग खान को गुस्सा आता है और तुरंत जिंतू में हमला करना चाहता था, लेकिन सुन कहता है उन्हें पहले टैंक आर्मी के मूव्स जान लेने चाहिए। ग्रेट खान सुन की बात मानकर वही कैंप लगवा देते हैं। रात को चंगा किसी तरह सुईशी को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाती है और सीधा ली शिमिन से मिलने आ जाती है। ग्रेट खान ईगल और बियर डिवीजन को रात में हमला करने को बोलते हैं, उन लोगों की स्ट्रेंथ जानने के मकसद से। सुईशी सुन को आके बताते हैं चंगा भाग चुकी है। उसे चंगा के लिए चिंता होने लगती है। ली शिमिन चंगा को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। चंगा शोजू में मदद ना भिजवाने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराती है। ली शिमिन बताता है कंटिन्यूस वॉर के चलते उनकी आर्मी बहुत वीक हो चुकी है। चंगा इस बात को नहीं मानती। तब प्रिंस क्वीन उसे चंगन के सारे सैनिक और घोड़े के अकाउंट्स दिखाते हैं।
असाइल कबीले के मुताबिक उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम थी, इसलिए ली शिमिन खुद जिंजू आया था सब कुछ संभालने को। चंगा ली शिमिन का करेज देखकर सरप्राइज हो जाती है। तभी वहां वी शुयू आके बताता है असाइल कबीले ने हमला कर दिया है। ली शिमिन शुयू को चंगा को किसी सेफ जगह ले जाने को बोलता है और खुद वॉर के लिए तैयार होता है ताकि असाइल कबीले वालों को उनकी सच्चाई ना पता चले। मिस्टर फैंग और डू रूहू ली शिमिन को खुद लड़ने जाने से रोकते हैं, पर वो जाने के लिए इंसिस्ट करता है क्योंकि ऐसे ही वो सब कुछ ठीक कर सकता था और इससे सैनिकों की मोटिवेशन भी बढ़ती। ली शिमिन को अपने देश और लोगों के लिए इस हद तक जाने पर देखकर चंगा को अपने दिल के किसी कोने में अपने गुरु के लिए सम्मान और इज्जत होती है। चंगा वी शुयू को छोड़कर वहां से चली जाती है। उसके अपने ही कुछ अलग प्लान्स होते हैं। ली शिमिन को खुद लड़ते देखकर ग्रेट खान और बाकी सब चौंक जाते हैं। ली शिमिन बैटल जीतने के बाद उन पे आके बोलते हैं उसे लड़ाई से प्यार नहीं है, लेकिन वो लड़ने से डरता भी नहीं है। अगर ग्रेट खान लड़ाई के लिए इंसिस्ट करते रहेंगे तो वो भी पीछे नहीं हटने वाले। और यहीं पे एपिसोड 19 और 20 खत्म हो जाता है।